चलिए पॉलिटी का ये हमारा पार्ट 2 है और पार्ट 1 हम लोगों ने कल किया है। कल पार्ट 1 बीच में ही से ही बंद हो गया था, तो हम लोग वहीं से शुरू करते हैं। सॉरी, पॉलिटी है ये। पॉलिटी कल हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ रहे थे। शासन के अंग कौन कौन से, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल किया था कल। तो आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। और हम लोग कल देख रहे थे कि जो विधायिका थी, विधायिका का हम लोगों ने कल काम देखा। विधायिका का कार्य क्या था? कानून बनाना। ठीक है, कानून बनाना। और कार्यपालिका का हम लोगों ने काम देखा था कानून बना रही थी विधायिका। चलिए इसको हम एक साइड में लिख लेते हैं ताकि फ्रेश रहे। देखिए विधायिका क्या कर रही थी? विधायिका कानून बनाना इसका काम था। ठीक है, कार्यपालिका का काम था कानून लागू करना। हालांकि कानून भी कार्यपालिका ही बनाती है, जैसे कि जो मंत्रिमंडल होता है तो मंत्री लोग ही कानून बनाते हैं। फिर उसमें और जो एडिशनल होता है वो ब्यूरोक्रेसी करता है अपने स्तर पर, तो ब्यूरोक्रेसी ही कानून बनाता है। लेकिन कानून जो वास्तविक जहाँ जो कानून पास होता है वो विधायिका से ही होता है। लोकसभा से अगर जब तक से कोई बिल अगर पास नहीं हुआ तो वो कानून नहीं बन सकता है, तो इसीलिए इसी को माना जाता है। और हमने देखा था कि न्यायपालिका जो थी, न्यायपालिका ये कानून के अनुसार विवाद हल करती थी। विवाद हल करना, हालांकि अब ये भी कानून बनाने लगी है। न्यायपालिका भी अपने अपने जो निर्णय देती है उसमें खुद ही कानून बना लेती है। ये अपने आप ही एक अलग ही मुद्दा बन गया है। इस मुद्दा को हम लोग न्यायपालिका वाले में देखेंगे कि न्यायपालिका आजकल कैसे एकदम सक्रिय हो गई है। न्यायिक सक्रियता क्या होता है, बहुत ज़्यादा आजकल न्यायपालिका एकदम सकारात्मक मूड में रहती है। जहाँ पे भी अगर जलवायु परिवर्तन या कुछ ऐसे, वो मतलब उन लोगों का ये होता है जैसे कार्यपालिका से उनका हमेशा, जैसे कार्यपालिका वर्सेस न्यायपालिका हमेशा रहता है बस, तो लोग बस मुद्दा खोजते रहते हैं कि हम उसमें आगे बढ़ जाएं, तो यही होता है। तो चलिए कानून हम लोग देख रहे थे, कानून बनाना, कानून लागू करना, कानून। तो कानून आखिर क्या होता है और कितने प्रकार के कानून होते हैं ये देख लेते हैं हम लोग। कानून, या फिर इसी को हम लोग विधि बोलते हैं, विधि का शासन हम लोग पढ़ेंगे, या फिर ये लॉ। आखिर कानून है क्या, तो पहले ये समझ लेते हैं हम लोग। तो देखिए इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे संविधान भी है, वो भी एक कानून ही है। तो ऐसे कई प्रकार होते हैं। सबसे पहला एक कानून होता है सकारात्मक कानून। सकारात्मक कानून, इसका सिंपल सा मतलब है कि व्यक्ति के समूह द्वारा बनाया गया कानून। समूह द्वारा बना कानून, यानी कि जब समूह मिलके कानून बनाए, जैसे कि लोकसभा है, उसमें क्या हो रहा है, व्यक्तियों के समूह मिलके बन रही है। एक होता है प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि, प्राकृतिक विधि क्या है कि ऐसी कुछ नियम जो कि आप नहीं बदल सकते, जैसे सांस लेना है तो ये तो फिर प्राकृतिक कानून है, इसको तो कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ संविधान और न्यायपालिका ज़्यादा ताकतवर होती है, तो वहाँ पे होता है जो प्रकृति से हमें जो मिला हुआ है, जो करना है जरूरी है, इसमें संविधान और न्यायपालिका इसको कभी भी चाह के भी निरस्त नहीं कर सकती थी। ये प्राकृतिक विधि हो गया। एक होता है लोक विधि। लोक विधि या लोक कानून जो भी कहें, लोक विधि जो होता है वो होता है कि जैसे कुछ कानून, जैसे भारत में क्या है, एक तो सकारात्मक कानून है, प्राकृतिक न्याय तो है ही, प्राकृतिक विधि। और लोक विधि क्या होता है, कोई परंपरा चली आती है। जैसे कि अगर बात करें मुस्लिम धर्म में, जो भी शादी का, अभी ट्रिपल तलाक तो बैन हो गया है, लेकिन कई सारे जो कुरीतियाँ हैं वो चली आ रही हैं, तो उसी को बोला जाता है। यानी कि परंपराओं को कानून का मान्यता है। जैसे हिंदू धर्म में शादी के जो रिवाज होते हैं वो सब लोक विधि हैं। देखती कि रात भर शादी होता है, तो वो सब लोक विधि में आ जाएंगे। फिर एक होता है ईश्वरीय विधि।
ईश्वरीय विधि, हालांकि ये खतरनाक विधि है। प्राकृतिक विधि, इसको प्राकृतिक विधि के साथ इसको मत जोड़िएगा। इसका जो मतलब होता है, ईश्वरीय विधि का मतलब होता है कि जैसे कि जो धर्म तंत्र वाले देश होते हैं, धर्म तंत्र यानी कि धार्मिक जो देश होते हैं, यहाँ पे धार्मिक नियम यानी कि शरीयत जहाँ लागू है, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक पुस्तक होती है, जैसे एक शरीयत पुस्तक हो गई। अगर बात करें, अगर हम लोग जाते हैं मध्यकालीन भारत में या मुग़ल काल तक, तो मुग़ल काल तक क्या कहें, अगर 1861 तब में जब 1861 में जब IPC आया, तब तक भारत में शरीयत ही चल रहा था। हालांकि जो ईसाई लोग थे या अंग्रेज़ थे तो उनके अपने कानून थे, लेकिन हिंदू और मुस्लिम के लिए तो यही था, शरीयत ही। यही धर्मतंत्र में जो विधि लागू होती है उसी को ईश्वरीय विधि कहते हैं। तो हमने देख लिया 4 प्रकार की विधि होती है। बात करें अगर भारत की, भारत में क्या क्या है, सकारात्मक विधि है, ठीक है, ए है, मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी डी। प्राकृतिक विधि एकदम लागू है, बी लागू है। लोक विधि भी चल रहा है, हिंदू धर्म के शादी के रिवाज, तलाक के रिवाज या मुस्लिम धर्म के थे, सब लागू है। और डी जो है वो भारत में नहीं लागू है, क्योंकि भारत एक सेकुलर देश है। अगर बात करें तो 42वां अनुच्छेद 1976 द्वारा भारत में पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, यानी भारत सेकुलर है तो भारत में किसी भी धर्म की जो विधियाँ हैं वो नहीं लागू हो सकती हैं। फिर भी इस्लाम धर्म के जो विधि हैं वो तो अभी तक से चल ही रहे हैं, जिसमें सबसे एक खराब विधि जैसे हलाला विधि है, 3 तलाक तो अभी कुछ दिन पहले ही बैन हुआ। तो ये सब जो है वो अभी लागू हैं। कुछ हिंदू धर्म के भी नियम बहुत सारे लागू हैं, लेकिन ये तब तक ही लागू है, तो इसलिए इसको ईश्वरीय विधि नहीं कह सकती, तब तक ही लागू है जब तक फंडामेंटल राइट या कोई भी जो कानून है, यानी कि जो सरकार जो कानून बनाए, सकारात्मक कानून जो सरकार बना रही है, जो भी देखिए इसमें क्या होगा, सरकार द्वारा बना कानून, सरकार जो भी कानून बनाएगी वो सकारात्मक कानून होगी, क्योंकि व्यक्ति के समूह द्वारा। और हमने कल बताया था कि विधायिका जो होता है वो जनता ही होती है, क्योंकि जनता द्वारा ही चुने लोग होते हैं, तो उसको माना जाता है कि जनता ही वहाँ पर बैठी हुई है, तो जनता द्वारा वो कानून बने जाते हैं, तो सब सकारात्मक कानून है। तो जब तक वो किसी कानून का या किसी के मौलिक अधिकार का या फिर प्राकृतिक अधिकार का ना करे, तब तक से वो विधि सही है, वो में यानी कि ईश्वरीय विधि भी सही है। तो ये हो गया विधि के प्रकार। एक हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे प्राकृतिक न्याय क्या होता है, इस पे ज़्यादा थोड़े से पूछे जाते हैं प्री में भी और मेंस में भी। प्राकृतिक न्याय क्या है, यानी कि नेचुरल जस्टिस इसको बोल सकते हैं, नेचुरल जस्टिस। तो देखिए ये क्या होता है प्राकृतिक न्याय। प्राकृतिक न्याय का यही मतलब होता है, ये देखिएगा ये हमेशा समान नहीं रह सकता है। ये ऐसे लॉ हैं जो मतलब ज़रूरी है, ये हमेशा होना ही चाहिए किसी भी समाज में, लेकिन ये हमेशा समाज नहीं हो सकता है। अगर पूर्व काल की बात करें, अगर मान लीजिए जब इतिहास में था पूर्व काल में, तो प्राकृतिक न्याय कुछ और था। जैसे कि मान लीजिए अगर जो दास थे पूर्व काल में, तो दास अपने मन में मान के चलते थे कि हम राजा के दास है, वो राजा के लिए कुछ भी कर सकते थे, इसीलिए राजा ज़्यादा से ज़्यादा दास रखते थे। अगर आप सल्तनत काल जब हम लोग या कभी हम लोग अगर इतिहास पढ़ेंगे, मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल ही है, तो हिस्ट्री ऑप्शनल हम जो लोग कभी करेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो दास थे सल्तनत काल में बहुत ज़्यादा, जैसे फिरोज शाह तुगलक था, सबसे ज़्यादा दास रखने वाला था। तो लोग राजा क्या करते थे कि लोगों से ज़्यादा दासों पर विश्वास करते थे, और दास को बचपन से इस प्रकार से मतलब ट्रेन किया जाता था या समझाया जाता था कि वो अपने मालिक को धोखा दे ही नहीं सकते थे। लोगों को लगता था कि यही चीज़ सही है, जैसे अभी भी होता है कितने परिवार में लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है, लोगों को लगता है कि हाँ ये सही है, सही हो रहा है, तो यही चीज़ है। तो मान लीजिए पूर्व काल में जब राजतंत्र था तो लोगों को लगता था कि राजतंत्र ही सही है, यही और कोई उपाय हो नहीं सकता, यही सही है, राजा जो है वो भगवान है, लोग उनसे डरते थे। फिर बाद में धर्मतंत्र हुआ तो भी लोग उलेमा या पंडितों से डरते थे। तो उस समय के लिए प्राकृतिक न्याय वो थी, ठीक है। लेकिन आज जब लोकतंत्र है तो लोकतंत्र के लिए देखिए लोग अब लोकतंत्र को भी गलत बता रहे हैं, लेकिन जब राजतंत्र में थे तो लोगों को वहीं सही लगता था। अगर आप देखेंगे जब रॉबर्ट क्लाइव जब जीत के आया था तो उसने अपनी पुस्तक में लिखा था कि जब हम बंगाल जीत के और बंगाल में जा रहे थे तो वहाँ के लोगों ने मेरा फूलों के साथ स्वागत किया था। उसने लिखा कि अगर वहाँ के लोग अगर एक एक लोग भी अगर एक एक पत्थर भी फेंक देते तो भी हम लोग इतना अंग्रेज नहीं थे, हम लोग वापस चले जाते, लेकिन लोगों ने मेरा फूलों से स्वागत किया था।
ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि लोग राजतंत्र के आदी हो चुके थे, लोगों को राजा से जुड़ाव नहीं था, लोगों को बस मतलब था कि राजा है उनको टैक्स देना है, ये राजा बदल के कोई और राजा आएगा तो उन्होंने जो भारतीय राजा थे उसकी जगह पर अंग्रेज राजा को रखना सही समझा, तो इसमें कोई उनके लिए गलत नहीं था। समय के साथ ये सब चीज़ बदलते रहता है, आपका जो सोच है वो भी समय के साथ बदलते रहेगा। अभी आपको लग रहा है कि लोकतंत्र भी गलत है, सही नहीं है, लेकिन एक समय सोचिए कि राजा जब थे, राजा जो बोल दिए वही कानून था, तो भी लोग मानते थे। आज लोकतंत्र में लोग भीड़ इकट्ठा करके और अपना कानून बदलवा लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा और आगे पारदर्शिता बढ़ती जाएगी उसमें, और मानवता और व्यक्तिवाद बढ़ते जाएगा धीरे धीरे, यही चीज़ें। ठीक है, बात करें अगर अभी वर्तमान में प्राकृतिक न्याय क्या है, तो इसके कुछ घटक हैं, इसको कुछ घटक हम लोग लिख सकते हैं। इसमें देखिए, जैसे पहला घटक क्या है प्राकृतिक न्याय का वर्तमान में लोकतंत्र में, कि जो भी अभियुक्त हैं आप लोग लिख लीजिए, हम बोलते हैं जो भी अभियुक्त हैं, अगर उनको सज़ा होती है तो सज़ा से पहले उनको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। बिना पक्ष रखे आप किसी को सज़ा नहीं दे सकते हैं, अगर कोई भी कितना भी बड़ा क्राइम कर ले। इसलिए जो न्यायालय बना है, न्यायालय में उस अभियुक्त को सज़ा से पहले उसको ज़रूर उसको कोर्ट के सामने खड़ा करना पड़ेगा और कोर्ट के सामने वो अपना पक्ष रखेगा। तो ये है, ठीक है। दूसरा इसमें होता है कि जो न्यायाधीश जो इसका निर्णय दे रहे हैं वो अपने व्यक्तिगत विचार या पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो। जैसे मान लीजिए कि कोई हिंदू या मुस्लिम है जज वहाँ पे, और वो इसके मन में ऐसा विचार है, मान लीजिए लव जिहाद का मामला गया, ठीक है, और कोई हिंदूवादी वहाँ पे अगर जज है तो उसके मन में होगा कि भाई ये जो मुस्लिम लड़का है वो एकदम गलत है, तो वहाँ पे वो फिर वो इस प्रकार से न्याय दे सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें एक और होता है कि कोई भी जज अपने निर्णय में जज नहीं हो सकता है। यानी कि अगर उसी पे है केस और उसी वही जज हो गया। एक बार हुआ था इसे 2 साल पहले ही, एक आदमी पे एक औरत ने, मतलब एक जज पे औरत ने उस पे लगाया था केस, और वो खुद अपने ही अभियुक्त थे और उन्होंने उस औरत को ही गलत बता दिया। हालांकि वो गलत था, मतलब गलत जज लगा, उसके पीछे बहुत सारा राजनीति है, वो समझना जरूरी नहीं है। देखिए तीसरा इसमें क्या है, चौथा, जब निर्णय अगर कोई जज लेता है कि आपको मतलब फांसी देना है, तो निर्णय का कारण बताना ज़रूरी है। आप किसी को ऐसे ही नहीं अपने मन से निर्णय नहीं दे सकते हैं। जो भी आपने निर्णय लिया उसका कारण बताइए कि आपने निर्णय क्यों लिया है ये वाला। आखिर आपके पास कुछ और विकल्प हो सकता था। अगर आप किसी को फांसी दे रहे हैं तो अगर उसकी गलती सिद्ध हुई है, उसने पहले अपना पक्ष रखा है, फिर वो जो जज है वो पूरा गलत से ग्रसित नहीं है, और वो जो निर्णय लिया है उसका कारण बताया कि उसने ऐसा क्यों किया है निर्णय, ठीक है। और इसमें एक होता है जो इम्पोर्टेंट है, जो आप लोग मार्क कर दीजिएगा स्टार, ये ज़रूरी है। किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही के लिए आप लोग लिखिए, बाध्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अगर अपने खिलाफ गवाही नहीं देना चाहता है तो आप उसको ज़बरदस्ती उसको मारपीट करके थर्ड टॉर्चर देकर उसको बाध्य नहीं कर सकते। और वो देखिए क्या होता है, जैसे आप अगर किसी पुलिस थाने में गए और पुलिस अगर आपसे गवाही ले लेती है, जैसे हम लोग मूवी में देखते हैं क्या होता था उसमें कि पुलिस टॉर्चर करके और साइन करवा लेती थी और फिर वहीं साइन मान हो जाता, बल्कि ऐसा नहीं होता है। जब रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में क्या होता है कि साइन तो आपने कर दिया वहाँ पे डर के, लेकिन जब आप कोर्ट में जाएंगे तो आप अपना पक्ष रख सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा किया कि हम रखें, तो कोर्ट इसको नहीं मानता है। कोर्ट और पुलिस दोनों में हमेशा झगड़ा ही चलते रहता है, हमेशा विवाद रहता है कोर्ट और पुलिस में। तो आप कोर्ट में अपना पक्ष रख सकते हैं और उसको बदल सकते हैं। देखिए हमने क्या लिख लिया, कानून के प्रकार, सकारात्मक कानून, ठीक है, प्राकृतिक कानून देख लिया, जो भी नैसर्गिक कानून है जिसकी ज़रूरत है, जैसे भोजन का अधिकार, सोने का अधिकार, ये सब प्राकृतिक विधि है। हालांकि ये अब धीरे धीरे आ रहा है, पहले ऐसा नहीं था। सोने का विधि तो बहुत बाद में ऐड किया गया।
जैसे बोलने का अधिकार, अपना पक्ष रखने का अधिकार, ये सब तो आपको होना ही चाहिए सबको। लोक विधि हो गया जो पुरानी परंपराएं हैं, और वो फिर वो कानून बन जाती है, तो वो लोक विधि हो गई। बात करें प्राकृतिक न्याय की तो देख लीजिए, जो भी अभियुक्त हैं वो अपना पक्ष उसको रखने का मौका देना चाहिए। अगर उसका विरुद्ध निर्णय हो रहा है तो उसको पक्ष रखने का मौका देना चाहिए। व्यक्ति विचार या जो भी जज हो जो निर्णय ले वो व्यक्तिगत विचार और पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो, और साथ ही जब वो निर्णय बताता है तो उसका बताना जरूरी है कि वो क्यों ऐसा निर्णय ले रहा है उसके विरुद्ध, क्या उसके पास और कुछ विकल्प नहीं था। देखिए क्या होता है, अगर आप पे कोई केस होता है, ठीक है, तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर आप गलत, मतलब कि आप अगर गलत हैं या आप सही हैं, यह सिद्ध करने का जिम्मा पुलिस का है। आपका जिम्मा नहीं है कि आप खुद को सही सिद्ध करें। पुलिस आपको गलत सिद्ध करेगी और फिर आपको जेल में डालेगी, ठीक है, तो आप फ्री हैं। इसीलिए संविधान लोगों को ज़्यादा वरीयता देता है राज्य पे। पुलिस जो प्रशासन जो होती है वो राज्य होती है, तो राज्य के पे ज़्यादा वरीयता देता है। उन फंडामेंटल राइट देखेंगे तो वहाँ देखेंगे कैसे फंडामेंटल राइट जो है वो राज्य के विरुद्ध मिला हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा कानून हो गया, और हमने ये सब देख लिया शासन का। और हम देख लेते हैं शासन के प्रकार क्या क्या होते हैं। बहुत सारे प्रकार होते हैं, एकात्मक, संघात्मक, अध्याक्षात्मक, जो भी प्रकार हो सकते हैं, सारा एक एक करके प्रकार काफ़ी बहुत सारे प्रकार हैं। राजतंत्र, धर्मतंत्र, लोकतंत्र, जो भी तंत्र, लोकतंत्र को थोड़ा हम लोग डिटेल करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको मिटाते हैं फिर करते हैं। तो आप लोग एक नया हेडिंग और एक नए पेज पर डाल लीजिए। ये है शासन प्रणाली, शासन प्रणाली के प्रकार, यानी कि गवर्नमेंट सिस्टम, गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो कैसे चलता है। हर जगह अलग अलग है। जैसे आपके यहाँ प्रेसिडेंट जो होता है वो नाम मात्र होता है, लेकिन अगर आप यूएसए में जाएंगे तो जो वही प्रेसिडेंट वहाँ का सबसे हेड होता है। हमने बताया था कार्यपालिका वाले में, वो खुद मंत्रिमंडल चुनता है अपने मन से किसी को भी, तो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। लेकिन यहाँ का प्रेसिडेंट काफ़ी कमज़ोर होता है, यूके के राजा जैसा होता है, तो यही होता है। देखिए शासन प्रणाली यानी कि जो गवर्नमेंट सिस्टम है, शासन प्रणाली वो हमेशा से थी, ठीक है, हमेशा से थी। अगर आप पूर्व काल में भी जाएँ, बहुत पहले भी जाएँ, सिंधु घाटी सभ्यता जाएँ, तो वहाँ पे भी पता चलता है कि शायद व्यापारियों का होगा संघ, या फिर राजा हो सकते हैं, कोई भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ की तो लिपि पढ़ी नहीं गई है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भी हम लोगों को विवाद है। वैसे फिर अगर उसके बाद जाए वैदिक काल में, तो वहाँ पे सभा समिति होती थी, तो वो शासन प्रणाली होगी, वही नियम बनाते थे। उसके बाद महाजनपद काल में जाएँ तो राजतंत्र आ गया, राजा ही हेड होते थे। और फिर अगर हम लोग सल्तनत काल में जाएँ तो वहाँ पे धर्मतंत्र और राजतंत्र दोनों होता है। अगर अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो वो तो राजा था, वो शरीयत को भी नहीं मानता था। मोहम्मद बिन तुगलक भी शरीयत से अलग अपना निर्णय लेता था, और बाकी सब राजा तो शरीयत के अनुसार करते थे, तो धर्मतंत्र हो गया। तो सब जगह शासन प्रणाली थी, कोई ना कोई शासन का अंग शासन प्रणाली में था ही। तो इसी आधार पर कई प्रकार से शासन प्रणाली को बांटा गया था। देख लेते हैं किस किस आधार पर बांटा गया है। तो सबसे पहला जो आधार है वो है शासक समूह। शासक समूह के आधार पर, शासक समूह के आधार पर कितने प्रकार में बांटा गया है। तो सबसे पहला तंत्र होता है राजतंत्र, ठीक है। शासक समूह यानी कि शासक में कितने लोग हैं, या इसको बोल सकते हैं तानाशाही। इसमें क्या होता है, इसमें है कि राजा हेड है। अब इसको डिटेल करेंगे हम लोग, पहले बस हम एक बार देख लेते हैं कितने प्रकार से बांटा जाता है। दूसरा होता है एक अल्पतंत्र। अल्पतंत्र, अल्पतंत्र का मतलब ये होता है कि, या फिर इसको गुटतंत्र लिख दीजिए। गुटतंत्र यानी कि एक गुट या दो गुट या कुछ लोग मिलके, मान लीजिए 10-50 लोग मिलके और वही शासन चलाते हैं। जैसे कि पुराने ज़माने में अगर हम लोग जाएं तो होता था कि जो ब्राह्मण थे उन्हीं को था राज शासन चलाने का, और जो नीचे के तबके के लोग थे वो नहीं चलाते थे। या अभी भी होता है, जो धनी लोग होते हैं शासन चलाते हैं कई कई जगह पे। बात करें अगर सऊदी अरब और यूएई में, तो वहाँ पे चुनाव थोड़े होते हैं, वहाँ के जो राजा हैं और कुछ पार्टियाँ मिलके, जैसे यूएई में 7 अमीरात मिलके और यूएई बना हुआ है, 7 लोग मिलके शासन चलाते हैं। तो यही हो गया अल्पतंत्र। और तीसरा हो गया लोकतंत्र। लोकतंत्र यानी कि इसमें काफ़ी लोग होते हैं, ठीक है। एक ये आधार हो जाएगा शासक समूह। दूसरा आधार हो जाता है
शासन की वैधता के आधार पर, शासन की वैधता यानी कि आप किससे वैधता ले रहे हैं, लोग आप पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक होता है धर्मतंत्र, धर्मतंत्र। फिर हम वही सल्तनत काल का इसमें एग्जाम्पल लेंगे कि सल्तनत काल में जो सबसे पहला राजा था मोहम्मद गौरी, गौरी को नहीं माना जाता क्योंकि वो राज भारत में नहीं किया था ज़्यादा दिन। कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने तो नहीं लिया था, अपना खलीफा से खिल्लत लिया जाता था। दूसरा राजा था इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने लिया था खिल्लत। तो उसमें क्या होता था कि एक खलीफा होते थे जो उस समय बगदाद में थे, हालांकि बगदाद के खलीफा को बाद में फिर वहाँ के चंगेज़ खान के वंशजों ने उनको मार डाला था उसको, और वो फिर चले गए थे आगे तुर्की के साइड। फिर आगे बढ़ते बढ़ते वो सीरिया और मोरक्को तक निकल गए थे। बाद में फिर सबको मुस्लिम बना लिया तो फिर सब एक साथ हो गए। जैसे जो बगदाद के जो खलीफा थे उनसे ये लोग खिल्लत लेते थे, यानी कि वैधता लेते थे कि हमको वैधता दीजिए कि हम राजा हैं। और इससे उन लोगों को ये फ़ायदा हो जाता था कि बाकी दूसरे गुट उन पर हमला नहीं करते थे, लेकिन ऐसा होता नहीं था, ये बस वो नाम मात्र था। इल्तुतमिश ने लिया तो था, लेकिन उसने बंगाल के राजा पे फिर हमला कर दिया, बंगाल के राजा ने भी लिया था। तो ये हिस्ट्री का है, मतलब हम बस समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि वो क्या करते थे धर्मतंत्र में कि वो खिल्लत ले लिया करते थे खलीफा से, ठीक है। दूसरा हो गया राजतंत्र। राजतंत्र इनकी वैधता क्या थी, या तो ये खुद को बोलते थे हम लोग ईश्वर की परछाई हैं, जिसमें बलबन था खुद को बोलता था। फिरोज शाह तुगलक बोलता था कि हम खलीफा के दायां हाथ हैं। तो ऐसे हो गया राजतंत्र में, उनको ऐसे वैधता मिल जाती थी। या फिर वैधता इनको अपने ताकत पे मिल जाती थी, सेना के दम पे जाके कब्जा किया और लोगों में ताकत नहीं होती थी कि उन पे हमला करे, तो ऐसे भी वैधता उनको मिल गई, ठीक है। बात करें अगर तीसरी तंत्र की तो वो हो गया कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र इनको क्यों वैधता मिल जाती है, क्योंकि धनी होते हैं, इनके पास पैसा होता है और ये शासन चला सकते हैं, शासन पे कब्जा कर सकते हैं। यूएसए में अभी भी, हालांकि यूएसए में लोकतंत्र है, उसको कुलीन तंत्र नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पे जो बहुत बड़े धनी परिवार वाले लोग हैं वो आर्थिक नियम बनाने में काफ़ी वहाँ पे हस्तक्षेप करते हैं। और चौथा हो गया अपना लोकतंत्र। लोकतंत्र की वैधता क्या है, लोगों से वैधता है, लोगों का तंत्र, ठीक है। और तीसरा जो आधार होता है उसको हम लोग मान सकते हैं व्यवहारिक मूल्यांकन। व्यवहारिक हम लोग अगर मूल्यांकन करें तो देखिए लोकतंत्र में भी दो तीन प्रकार, जैसे यहाँ पर लोकतंत्र है या इसी लोकतंत्र करें, इसी में हम लोग पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे संसदीय प्रणाली, ये भी लोकतंत्र ही है। फिर एक हम लोग पढ़ेंगे अध्यक्षीय प्रणाली, अध्यक्षीय प्रणाली, फिर दोनों को मिला के भारत की प्रणाली, ये भी लोकतंत्र का ही भाग है। तो ये हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, और अगर हम लोग मूल्यांकन करें तो एक होता है भीड़ तंत्र। भीड़ तंत्र, भीड़ों द्वारा शासन, भीड़ मिलके और सरकार पे दबाव बनाती है और अपना काम निकलवा लेती है। एक हो गया औसत तंत्र, औसत तंत्र। और बात करें इसमें तो वृद्ध तंत्र, वृद्ध लोगों को ही मौका मिलता है, जैसे कि परिवार में होता है, परिवार में लोग जितने बुजुर्ग होते हैं उनका ही ज़्यादा बात माना जाता है, ठीक है। निरंकुश तंत्र, निरंकुश तंत्र, गुणतंत्र। गुणतंत्र का मतलब होगा कि अगर जो लोग योग्य हैं बस उन्हीं को लिया जाए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हो गए, मान लीजिए एक यहाँ पर और जोड़ सकते हैं जैसे धन तंत्र। इसको हम लोग बस एक एक लाइन करके समझ के फिर आगे बढ़ जाएंगे। हम लोग को इम्पोर्टेंट देश की इसमें क्या पढ़ना है, राजतंत्र को हम लोग थोड़ा सा डिटेल कर लेंगे और इसमें हम लोग धर्मतंत्र को थोड़ा बहुत समझ लेंगे और लोकतंत्र को हम लोग काफ़ी डिटेल करेंगे, क्योंकि सवाल यहीं से आएगा। हालांकि अगर आता है शासन प्रणाली के प्रकार किससे होते हैं तो आप लोग इसे इसको 3 भागों में बांट के इसको आप लोग आंसर राइटिंग के समय लिख सकते हैं, तो आपका हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग ये सब हो गया, तब हम लोग एक काम करते हैं, एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, राजतंत्र। तो राजतंत्र को थोड़ा सा हम लोग डिटेल करते हैं, ठीक है। आप लोग हेडिंग डाल दीजिए राजतंत्र, यानी कि मोनार्की। मोनार्की सबसे पहला इसमें इम्पोर्टेंट क्या है,
राजतंत्र में जब शासन की पूरी शक्ति यानी शासक समूह के रूप में अगर हम लोग देखें तो शासन की पूरी शक्ति क्या है, एक ही व्यक्ति के पास है। आप लोग लिख लीजिए, शासन की पूरी शक्ति एक ही व्यक्ति के पास होती है, व्यक्ति के पास। उसने जो बोल दिया वही कानून है, वो गलत है सही है कोई मतलब नहीं है। अगर उसके पास ताकत है और वो जो बोलेगा वही कानून हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो शासन की जो वैधता होती है वो उसके ताकत पर निर्भर करती है, यानी कि जब तक उसके पास ताकत है, उसके पास ताकत है वह राजा है। यानी कि अगर कोई इससे ताकतवर आता है इस पे हमला करेगा और वो राजा बन जाएगा, सिंपल सा मतलब है इसका, ठीक है। राजतंत्र में ही होता था, कोई नियम कानून नहीं, कोई आज जैसे यूएन है और यूएन में जाकर लोग पास करते हैं, हालांकि कोई मतलब है नहीं उसका भी, क्योंकि रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया और यूएन ने कुछ नहीं किया। अभी इजराइल और हमास का संघर्ष चल रहा है, रोज़ हज़ारों लोग मर रहे हैं, अब तक लगभग 10,500 लोग मर चुके हैं, इसमें 5,000 बच्चे हैं। हालांकि मैं फ़िलिस्तीन का सपोर्टर नहीं हूँ, क्योंकि हमला तो हमास ने सबसे पहले किया, जब वो जानता था कि कमज़ोर है, फिर वो ईरान और तुर्की वगैरह के बहकावे में आके हमला कर दिया और खुद मर रहा है और कोई उसको बचाने नहीं आ रहा है। तो गलती तो उसी की थी, लेकिन मान लीजिए इंसानियत के नाते लोगों को मिलकर और इसको रोकना चाहिए था, किसी ने ध्यान दिया। हमास ने बहुत ज़्यादा बर्बरता दिखाई थी जिस समय जब उसने शुरू किया था, गलती ज़्यादातर इसी का है। लेकिन अब जो हो रहा है उसको रोकना भी तो चाहिए। जो इजराइल के जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो तो एकदम हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सब लोग बोल रहे हैं कि उनको रोका जाए, लेकिन रोकने का तो कोई नाम नहीं ले रहा है। ऊपर से बोले कि जब तक से हम हमास को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक नहीं लेंगे। उन्होंने हमास को 2 पार्ट में बांट दिया है, एक तरफ पूरा कंट्रोल में रखा है और एक तरफ खाली कर दिया है पूरा। तो यही था उस समय भी, जब तक राजा ताकतवर है तब तक वो राजा है, जब राजा कमज़ोर हुआ, हालांकि आज ऐसा नहीं है, आप किसी पर हमला करेंगे तो फिर आपको बहुत सारा, जैसे रूस ने जब हमला किया तो उसको चारों तरफ से बहिष्कार का सामना करना पड़ा, उसके लिए वारंट जारी हुआ पकड़ने के लिए। उसीलिए देखिएगा कि वो ना तो SCO की मीटिंग में गया और ना ही भारत में G20 की मीटिंग में आया। तो आजकल दबाव रहता है, उसका पैसा एकदम पूरा गिरा तो नहीं था, उसने बहुत ज़्यादा ब्याज 20% कर दी। हालांकि यहाँ का मुद्दा नहीं, बस मैंने समझाने के लिए बोल दिया। चलिए, ये हो गया राजतंत्र, ठीक है। एक ही व्यक्ति के पास सारी शक्ति होती है और राजा का ही आदेश कानून होता है यहाँ पे, ठीक है। इसी से मिलता जुलता होता है तानाशाही। और ये तानाशाही जो है वो थोड़ा सा नया टर्म है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डिक्टेटरशिप। ये इसी से मिलता जुलता है, लेकिन ये वर्तमान का है, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग अधिनायकवादी वर्तमान का भी है और पूर्व में भी था। यानी जब राजा निरंकुश हो जाए, ठीक है, निरंकुश शासन, राजा किसी की नहीं सुन रहा है, स्वयं का सुन रहा है, लोगों को तड़पा रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग। ये मान लीजिए सेना जब हो गया और सेना फिर तानाशाह हो गई तो ये हो गया शासन। या फिर कोई गुट ही है और गुट ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया है, जैसे IS वगैरह, ISIS को हम लोग इसी में तानाशाही में रख सकते हैं। इसी में रखा जाता है नॉर्थ कोरिया को, वहाँ पे एक ही परिवार का राज है, तो राजतंत्र भी कह सकते हैं उसको, तानाशाही भी कह सकते हैं। और इसी में थोड़ा सा मिलता जुलता आ जाएगा, जैसे कि कुलीन तंत्र, थोड़ा सा इससे नीचे वाला हो जाएगा, लेकिन इसी का पार्ट है। देखिए ये कुलीन तंत्र, हम लोग सबको एक ही साथ देख लेते हैं, जो मिलता जुलता उसको साथ कर लेंगे तो हमारे लिए आसान होगा, ठीक है। कुलीन तंत्र का मतलब हो गया एरिस्टोक्रेसी, यानी कि धनी लोग शासन चलाएं, तो ये हो गया एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। कुलीन तंत्र यानी कि, और आखिर धनी लोग कैसे शासन चलाएंगे? क्या होता है कि जो पुरानी परंपरा होती है, परंपरा के अनुसार ऐसा मान लिया जाता है कि जो एक वर्ग है, कोई एक विशेष वर्ग, उसी का काम है। जैसे कि हमारे धर्म में क्या था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र, तो क्षत्रिय लोग को काम था शासन का, ब्राह्मण को था शिक्षा का, वैसे लोग को था व्यापार का और शूद्र को था
सेवा का। तो ऐसे ही मतलब मारे गए तो वही परंपरा के आधार पे कि यही राज्य करेंगे। तो ये एक हो गया कुलीन तंत्र। और इसी से मिलता जुलता है अल्पतंत्र। अल्पतंत्र ये सब ऐसे तंत्र हैं या गुणतंत्र, गुणतंत्र जिसमें जनता की भागीदारी बहुत न्यून होती है। ठीक है, राजतंत्र में भी जनता की भागीदारी न्यून है, कुलीन तंत्र में भी न्यून है, यहाँ पे भी न्यून है, अल्पतंत्र में भी बहुत न्यून है भागीदारी। ये राजतंत्र के बाद हम लोग अल्पतंत्र कर रहे हैं। हमने कुलीन तंत्र भी देख लिया, राजतंत्र तो हमने दोनों में एक ही है तो एक ही साथ पढ़ लिया। ठीक है, हमारे पास बच गया है लोकतंत्र, धर्मतंत्र और ये सारे तंत्र। ठीक है, देख लीजिए अल्पतंत्र क्या होता है। शासन छोटे समूह द्वारा हो, छोटे समूह द्वारा। ये सब वही चीज़ है, मान लीजिए सब एक ही है, कुछ थोड़ा अंतर नहीं। जैसे अल्पतंत्र इसमें शासन छोटे समूह द्वारा हो। अब ये शासन जो है वो अगर निरंकुश हो गई तो फिर ये तानाशाही हो गई, मतलब अपना बात मानिए। अगर ये अच्छे से शासन कर रहे हैं, छोटा वर्ग ही, जैसे यूएई की बात करें वहाँ पे छोटे समूह द्वारा ही शासन होती है, लेकिन काफ़ी अच्छी शासन है, सुशासन वहाँ पे चल रहा है। हालांकि सऊदी अरब में तो अभी 1 साल पहले महिलाओं को ड्राइवर का मतलब गाड़ी चलाने का लाइसेंस दिया गया, तो कह नहीं सकते हैं, फिर भी मान लीजिए फिर भी बहुत बेहतर है। कुलीन तंत्र और ये दोनों अल्पतंत्र दोनों समान ही है। ठीक है, बस इसमें यह अंतर है कि परंपरा से बस वही लोग कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी आ सकता है, लेकिन समूह छोटा होना चाहिए। तानाशाही यानी कोई भी जो निरंकुश शासन करता है, चाहे वो कुलीन तंत्र हो, अल्पतंत्र हो या राजतंत्र हो या फिर सेना। आजकल सेना जो है म्यांमार में जैसे सेना ने कब्जा कर लिया, अफ्रीका में तो हमेशा होते रहता है, घाना नाइजर ये सब देश में नॉर्मल बात हो गई है। तो ये सब हो गया। ठीक है, और हम लोग इसमें देख लेते हैं धर्मतंत्र को। एक और धर्मतंत्र यानी कि शासक को वैधता, शासक को वैधता धार्मिक ग्रंथ से, धार्मिक ग्रंथ से। चलिए समझिए इसमें क्या होता है। जैसे पुराने ज़माने में चर्च या पोप द्वारा शासन चलाया जाता था, या फिर जो राजा शासन करते थे शरीयत के अनुसार करते थे, तो यही हो गया धर्मतंत्र। ठीक है, जैसे तिब्बत में है दलाई लामा शासन करते हैं, वो धार्मिक ग्रंथ के अनुसार ही करते हैं। या फिर अभी वेटिकन सिटी है, वहाँ पे जो पोप का राज है वेटिकन सिटी किस देश में आप लोग बता दीजिए, देश या किस देश की राजधानी में है। वहाँ पे एक छोटा सा राजधानी है, उसमें एकदम छोटा सा देश है, लगभग 1000 लोग हैं, लेकिन उसको एक देश के रूप में रखा गया है। इस देश में वेटिकन सिटी, वहाँ पे भी पोप का शासन है, तो वही होता है धर्मतंत्र। और ये सब सारे तंत्र हम लोग देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर ये सारे तंत्र देखते हैं, और उसके बाद हम लोग लोकतंत्र को करेंगे। और लोकतंत्र को थोड़ा डिटेल करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लोकतंत्र से ही सवाल आएगा, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है। ये सब बस समझने के लिए था। मान लीजिए कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि कितने प्रकार के शासन होते, आप लोग इस सारे तंत्र को लिख सकते हैं। या फिर आपको मिल गया तानाशाही, कुलीन तंत्र, अल्पतंत्र में अंतर निकालना, तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं। फिर हम लोग जब लोकतंत्र करेंगे तो लोकतंत्र का इतिहास भी देखेंगे, कहाँ से लोकतंत्र स्टार्ट हुआ, इंग्लैंड की क्रांति हो, चाहे अमेरिकी क्रांति हो, फ्रांस की, मतलब डिटेल नहीं करेंगे, लेकिन समझेंगे कि क्या था वो सब और क्यों वहाँ से क्या कौन से शब्द हैं। चलिए ये हो गया, मान लीजिए हमारा सबसे पहला इसको करना है हम लोग को। सबसे पहले हम लोग करते हैं भीड़ तंत्र। भीड़ तंत्र यानी कि भीड़ यहाँ पे शासन करिए, इसको मोबोक्रेसी कहते हैं। मोब यानी कि भीड़, मोबोक्रेसी। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो निर्णय जो होता है, निर्णय यहाँ पे समाज या भीड़ द्वारा लिया जाता है। जो भी देश में निर्णय लिया जाता है, या तो समाज के लोग लेते हैं, यानी कि सरकार नहीं लेती है, या फिर भीड़ लेती है निर्णय। ठीक है, और जो भीड़ होती है वो विवेक पर निर्णय नहीं लेती है, विवेक पर निर्णय लेती है, वो भावना पर निर्णय लेती है। उनको नहीं मतलब है कि क्या सही है क्या गलत है, उनको बस उनकी भावनाएं हाथ नहीं होनी चाहिए। देखते हैं कि जैसे हम आपको एक एग्जांपल इसका दे सकते हैं, जैसे ट्रिपल तलाक। इसको तो कोई भी सही नहीं कर सकता है, यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इस पर कानून बनाने का आदेश दे चुका है। फिर भी लोग इसके पक्ष में लोग
रोडों पे आंदोलन कर रहे थे कि नहीं ये होना चाहिए। तो यही बात है, भीड़ जो होती है वो भावना पर निर्णय लेती है, तलाक विवेक पर नहीं लेती है। एनआरसी सीए के लिए तो आपने देखा ही होगा कितना बड़ा हंगामा हो गया था। इसमें दूसरा क्या है, औसत तंत्र। औसत तंत्र, इसका मतलब ये हो गया कि जो समाज, जो सरकार में जो लोग होते हैं, सरकार में लोग औसत दर्जे के होते हैं। औसत दर्जे के यानी कि वो, उनके पास कोई योग्यता, स्पेशल योग्यता नहीं होती है, लेकिन वो क्या करते हैं कि लोगों को अपनी बातों से रिझा लेते हैं और फिर उनकी सरकार बन जा सकते हैं। आप लोग एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि उनके पास अपना कोई नॉलेज या कुछ नहीं होता है, लेकिन उनके पास, जैसे हम नरेंद्र मोदी को तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो, उनके पास बहुत लंबा एक्सपीरियंस है राजनीति के लिए। तो ऐसे कई नेता होते हैं, केवल बात करके फिर वो शासन में आ जाते हैं, उनके पास अपनी कोई विशेष योग्यता नहीं होती है। ये हो गया औसत तंत्र। मान लीजिए तीसरा तंत्र धन तंत्र। धन तंत्र का मतलब हो गया कि धनी वर्ग ही शासक है, और ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता में माना जाता था कि वहाँ पे जो शासन करते थे वो धनी लोग ही करते थे। बात करें अगर आप लोकतंत्र की भी बात करते हैं तो लोकतंत्र में शुरुआत में क्या होता था, जैसे आप अगर 1919 तक की भी बात करेंगे, 1919 में तो महिलाओं को अधिकार दे दिया गया था, लेकिन वहाँ पे कुछ विशेष वर्ग ही वोट दे सकते थे, जिनके पास ज़मीन हो या वो जो टैक्स पेयर होते थे, तो वहीं लोग वोट दे पाते, सभी लोग नहीं देते थे वोट। यहाँ तक कि यूएसए में भी ब्लैक्स को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो ये हो गया धन तंत्र, ठीक है, धनी लोग द्वारा। दूसरा हो गया, एक होता है गुणतंत्र या मान लीजिए योग्यता तंत्र। योग्यता तंत्र, इसका मतलब ये हो गया कि योग्य लोग जो होते हैं वही उसमें होते हैं। यहाँ पे जो सरकार में जो लोग जाएंगे वो प्रतिस्पर्धा से जाते हैं, प्रतिस्पर्धा से, और वो जो प्रतिस्पर्धा होती है वो अच्छी प्रतिस्पर्धा होती है, यानी कि मुक्त होती है, इसमें सब समान होते हैं होती है। लेकिन इसका क्या होता है कि जो अल्पसंख्यक होते हैं या जो वंचित होते हैं, जो इसका विरोध करते हैं। विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि उनका मानना ये होता है, जैसे आज भी देखिए, जैसे आरक्षण है, आरक्षण को लेकर कई सारे विवाद है। जब हम लोग आरक्षण पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे विवाद, असली विवाद क्या है, क्यों है, कैसे हो रहा है। देखिए इसमें क्या होता है, अल्पसंख्यक होते हैं चाहे वंचित वर्ग जो होते हैं, वो इसको गलत समझते हैं। गलत इसलिए समझते हैं क्योंकि उनका मानना है कि हम लोग बहुत सालों से वंचित हैं, तो हमारे पास अगर हमको विकास करने के लिए समय चाहिए, और जो अभी हमसे आगे हैं वो फिर प्रतिस्पर्धा में हमसे आगे निकल जाएंगे और फिर उन्हीं का हमेशा शासन चलते रहेगा। तो योग्यता तंत्र का भी सही तो आपको लग रहा होगा एकदम सही है, लेकिन 100% ये भी सही नहीं है। जब संख्या के वंचित है उनको भी मौका मिलना चाहिए। और एक है वृद्ध तंत्र। वृद्ध तंत्र तो सिंपल है, वृद्ध तंत्र यानी कि एक्सपीरियंस लोग को ही मौका दिया जाए। जैसे जो राष्ट्रपति होते हैं वो 35 साल से कम पे आप नहीं बन सकते हैं। हालांकि ये वृद्ध तंत्र एग्जाम्पल नहीं है, बहुत बुरा एग्जाम्पल है, लेकिन हमने बस एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया। जो ज़्यादा परिपक्व लोग होते हैं वही, लेकिन ये गलत होता है। जो नवयुवक होते हैं उनके पास नई जोश होती है, नई सोच होती है, तो उनको ही मौका देना चाहिए। बीजेपी यही करती है, अपने में से वृद्ध लोग को हटाते जाती है। हालांकि नरेंद्र मोदी 75 साल से ज़्यादा के हो गए स्वयं, फिर भी अगले पीएम बनने वाले। तो विरोधाभास सब में चलते रहता है। राजनीति को हम लोग ज़्यादा नहीं डिटेल में जाएंगे, हम लोग अपना क्लास करेंगे और हम लोग अपना एग्ज़ाम निकालेंगे बस। और एक यहाँ पे आधार हो, जैसे हमने व्यवहारिक मूल्यांकन कर दिया, तो एक और आधार हो जाता है, वो होता है संविधान सम्मति के आधार पर। तो इसमें एक आ जाएगा संविधानवाद। संविधानवाद यहाँ पे संविधान है, और दूसरा गैर संविधानवाद। चलिए संविधानवाद देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा। संविधानवाद सिंपल सा मतलब है जहाँ पे संविधान लागू हो, तो ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो शासन जो चलता है
वो नियम कानून से चलता है, नियम कानून से, और वही नियम कानून जो कि संविधान में है, और जो संविधान होता है वो सबसे ऊपर होता है यहाँ पे, ठीक है। तो शासन नियम कानून पे, संविधान में लिखित नियम कानून से ही शासन चलेगा, और संविधान सबसे ऊपर होता है। भारत का एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हैं, यूएसए का ले सकते हैं। संविधान से ऊपर तो कोई नहीं है यहाँ पे, सबसे ऊपर संविधान है, ठीक है। और जो भी शक्ति का जो प्रयोग होता है, जैसे संविधानवाद का मतलब हो गया कि जो शक्ति का जो लोग प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि या तो न्यायपालिका करेगी या विधायिका करेगी या कार्यपालिका, या लोग भी कर रहे हैं, तो वही शक्ति का प्रयोग करे उतना ही जितना कि संविधान में प्रदत्त है, उसके ज़्यादा ना करे, और अपनी शक्तियों को समझे। जैसे लोगों को जो फंडामेंटल राइट है वो उनको समझना चाहिए कि उनको क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, तभी तो फिर वो अपनी शक्तियों का राज्य के विरुद्ध यूज कर सकती हैं। राज्य उनको दबा नहीं सकता है। देखेंगे आप, अगर आप गांव में जाएंगे या छोटे शहर में जाएंगे तो लोग पुलिस से इतना ज़्यादा डरते हैं, जबकि उनको पता होना चाहिए कि पुलिस उनकी सेवा के लिए लगी रहती है, फिर भी लोग डरते हैं। और गैर संविधानवाद है तो इसका मतलब हो गया कि वहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता नहीं होती है, संविधान सर्वोच्च नहीं। ऐसा कहाँ पे हो सकता है? या तो ऐसा हो सकता है राजतंत्र में, वहाँ पे राजा ही संविधान है, या फिर वहाँ पे हो सकता है जहाँ पे तानाशाही है, संविधान से मतलब नहीं है, जो उन्होंने बोल दिया वही कानून है। तो हम लोग शासन प्रणाली के सभी प्रकार देख लिए। तो हम लोग आज की क्लास इतना ही रहने देते हैं, और कल हम लोग क्या करेंगे कि लोकतंत्र को पढ़ेंगे। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी को काफ़ी डिटेल करने वाले हैं हम लोग, अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब हमारे इंपॉर्टेंट नहीं था, हमने बस बेसिक समझने के लिए इसको हमने समझा दिया। लोकतंत्र को हम लोग सही से समझेंगे। चलिए आज की क्लास इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जहाँ समझ में नहीं आएगा वो भी आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम इसको और डिटेल करेंगे।